दोस्तों, हम लोग घटना चक्र साइंस 2026 एडिशन बायोलॉजी सेक्शन केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे। बायोलॉजी हम लोग ने ख़त्म कर लिया था। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि आज हम लोग करेंगे। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि हम लोग करने जा रहे हैं। पहले इसका सब्जेक्टिव करेंगे, फिर PYQ बनाएंगे। कुछ परिवर्तन है जिनके दौरान नए पदार्थ नहीं बनते हैं। इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन हैं जिनके दौरान नए पदार्थ बनते हैं। इसके आधार पर कि नए पदार्थ बनते अथवा नहीं, हम सभी परिवर्तनों को दो समूह में बांटेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ? वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थ में अन्य वैशिष्ट आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। वे कुछ भौतिक प्रक्रमों द्वारा अपने मूल रूप से आसानी से पुरानी स्थिति में लौट सकता है। इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तनों को आसानी से उत्क्रमित या उल्टा किया जा सकता है। भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि बर्फ का गलन, जल बनना। जैसे बर्फ गल जाता है तो दोबारा वो बर्फ भी तो बन जाएगा ना, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। जल का हिमनीकरण यानी बर्फ बनना, जल का क्वथन भाप बनना, वो भाप दोबारा जल भी बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। भाप का संघनन या द्रवण, विलयन बनाना, विद्युत बल्ब का चमकना और कांच का गिलास का टूटना, ये क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हुआ। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है जिनमें मूल पदार्थ में उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरण, बर्फ के गलन से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है। जल के शीतलन द्वारा मूल पदार्थ बर्फ में हम इस परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तित में शामिल पदार्थों में उनका वैशिष्ट्य परिवर्तित हो जाता है। वे पूर्णतः नए पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है। नए पदार्थ को प्रायः उनमें मूल रूप से वापस नहीं लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण है मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना। अब कागज जल गया तो दोबारा कागज नहीं ला सकते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हुआ। लोहे में जंग लगना, दूध का दही में बनना, भोजन का पकना। यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे CO2, जलवाष्प, धुआं और राख उत्पन्न होते हैं, इसलिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। उदाहरण, कागज का जलना एक स्थायी परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। कागज के दहन उत्पादों के संयोग करके पुनः मूल कागज को के रूप में निर्मित नहीं कर सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हुआ। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पहला क्या हुआ? भौतिक, दोनों में अंतर बताया गया है। भौतिक परिवर्तन वो हुआ जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय यानी उल्टा जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, जिसको उलट नहीं सकते हैं, दोबारा वही नहीं पाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती या निकलती है। रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती या निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। हम अब देखेंगे विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है, अर्थात विलीन हो जाती है, तथा चीनी और जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बन जाता है। चीनी और जल क्या मिलकर बनता है? विलयन बनता है। इस प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल या अमोनिया के समांगी मिश्रण विलयन है।
विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। आयनीकरण की अनुपस्थिति में विलयन बनने से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि जब वो बन जाता है तो उसमें जो घटक होते हैं उसकी रासायनिक प्रकृति जो होती है परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है। विलायक और विलय क्या होता है? विलायक के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलय कहते हैं। जैसे कि कोई पानी है, पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और जबकि चीनी मिला रहे हैं तो उसे विलय कहते हैं और ये दोनों के घोल को विलयन कहते हैं। इजी है। तनु विलयन क्या हो गया? जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है। जब विलयन में यानी कि विलय की सांद्रता कम होती है, जैसे चीनी घोरे तो चीनी की मात्रा कम होगी तो तनु विलयन हो गया। अगर चीनी की मात्रा अधिक होती है उस विलयन में तो वो सांद्र विलयन हो गया। संतृप्त विलयन क्या हो गया? किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयता क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलयता कहलाती है। किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को विलयता निश्चित और स्थिर होती है। विलयता विलयन के ताप, विलय और विलाय की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अल्प विलय लवणों की विलयता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। पराशरण या ऑस्मोसिस क्या होता है? विलायक के अणु के अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराशरण कहलाता है। अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ क्या होती है? वे झिल्लियाँ जो केवल विलायकों के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती है परंतु विलय के अणुओं के नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के MCQ में आए, PYQ अब लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कौन है भौतिक? तो पानी में चीनी का घुलना, दूध से दही का बनना, ये नहीं, ये तो रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना, ये भी नहीं है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये भी नहीं, यानी पानी में चीनी का घोलना है। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक कहलाता है। ठीक है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जी? तो सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सब्जी जब एक बार पक गया तो क्या वो दोबारा सब्जी में आलू पकाएं, आलू पका लिए तो क्या दोबारा वो कच्चा आलू बन पाएगा? नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा लेने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात अनुत्क्रमणीय होता है ये। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन कौन हो गया? तो दुग्ध स्कंदन केवल हो गया, बर्फ का गलन नहीं हुआ, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये दोनों भौतिक परिवर्तन है। यानी केवल 3। सोरिंग ऑफ मिल्क। विषम का पता लगाना है। कौन अलग है? फल का पकना, सीमेंट की सीटिंग, कोयले की जलनी, तीनों क्या है? तीनों तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में व्युत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में व्युत्पन्न होती है। जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से है। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो दूध, पानी और चाय, यानी तीनों होगा। एल्कलाइन फॉस्फेटेज कच्चे दूध में प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक एंजाइम होता है जिसका उपयोग दूध के उचित पाश्चुरीकरण के एक संकेतक रूप में उपयोग किया जाता है।
इसमें पानी की गुणवत्ता आई थिंक नहीं होगा, सिर्फ दूध और चाय की गुणवत्ता के लिए फॉस्फेटेज परीक्षण किया जाता है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो और जल्दी उबलने लगता है, इसलिए हम लोग पानी में नमक मिलाते हैं ताकि वो तुरंत उबले। जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयनों में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। निम्नलिखित ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विलयन विलय के प्रति इकाई, मतलब सेम क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है। विलयन विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन या विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन विज्ञान में विलय की सांद्रता, विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। दो तरल ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की तापीय धारिता 0 होनी चाहिए। दो तरल ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की एंथैल्पी अर्थात तापीय धारिता 0 होनी चाहिए होगी। आदर्श तरल में अणुओं के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। तापीय धारिता एंथैल्पी 0 होने का अर्थ है कि मिश्रण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा न तो अवशोषित होगी और न ही उत्सर्जित होगी। कथनों पर विचार करना। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, सही है। जल का हिमांक घट जाता है, ये भी सही है, ये सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। अतः 1 और 2 दोनों होगा, दोनों सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक जो है, यानी जो जमना शुरू होता है वो घट जाता है, कम जमने लगता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता है तो तनुकरण पर घटती भी है और तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होती है। एक से अधिक होना चाहिए, जबकि इसमें दिया ही नहीं है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं मारा है बीपीएससी ने। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उच्च होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तनुकरण करने पर इनके आयनन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है, अतः इनके मोलर चालकता तनुकरण पर परिवर्तित नहीं होती है, जबकि विशिष्ट चालकता तनुकरण पर घटती है। प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है NaCl, KCl आदि। दूध उदाहरण है, इमल्सन और पायस का है। दूध एक पायस का उदाहरण है, इसमें विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होता है। दूध किसका उदाहरण है? सेम इमल्शन का। इमल्शन कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। जो इमल्शन है वो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, एक विषमांगी मिश्रण है कोलाइडी। एरोसल कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण दिया है, इसका प्रकार दिया हुआ है, कोलाइड्स का प्रकार और उदाहरण कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा कोलाइड्स के प्रकार में। एरोसोल प्रकार में कौन कौन आएगा? कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। फोम में शेविंग क्रीम, इमल्शन में दूध फेस क्रीम, सोल यानी सॉल में मैग्नीशियम मिल्क कीचड़ आया। फोम में रबर स्पंज आया। जेल में जेली पनीर और मक्खन आया। ठोस में रंगीन पत्थर दूधिया कांच आया। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो शहद कोलाइड नहीं है, बाकी सब कोलाइड खून है, दूध है, आइसक्रीम कोलाइड है। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होते हैं, यह विलयन टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। शहद टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, अतः कोलाइडी नहीं है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए, दूसरा का कारण आर दिया गया, बताना है कौन सही है कौन गलत है। का अभिकथन ए, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण आर, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। नहीं, ये गलत है, आर ए सही है।
यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। किसी सम्मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। कोई समांगी, कोई मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकता है। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। नमक एवं पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है, अतः दिया गया कथन अभिकथन सही है, जबकि कारण गलत है कि विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन नहीं बदलेगी, बाकी बदलेगी। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो पराशरण कहा जाता है। पराशरण पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह पोषक तत्वों के वितरण एवं अपशिष्ट उत्पादों के निकासी में मदद करता है। पौधे एवं जंतुओं दोनों की जीवित कोशिकाओं एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। इस कोशिका झिल्ली के रूप में माना जाता है। यह झिल्ली कोशिकाएं उसके वातावरण के बीच में एक चयनात्मक अवरोध का निर्माण करती है और वातावरण से विषाक्त पदार्थों को कोशिका में प्रवेश नहीं करने देती है। पौधे में पराशरण प्रक्रिया द्वारा जड़ों की अर्धपारगम्य झिल्ली के उपयोग के माध्यम से मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण होता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? तो पराशरण के कारण। पराशरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होती है। पराशरण में विलायक के अणु कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। खीरे में नमक डालने से बाहरी क्षेत्र की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण खीरे के अंदर पानी बाहर निकलने लगता है। सेम क्वेश्चन था इसलिए नहीं करवाएं वो। पराशरण के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रभावित हो जाएंगे। सही है। विलायक के प्रभाव की प्रक्रिया प्रतिलोम पराशरण कहलाती, गलत है। खाली पराशरण कहलाती है यह, केवल एक। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। इसलिए कथन तो सत्य है, लेकिन विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया पराशरण कहलाती है, न कि प्रतिलोम पराशरण कहलाती है। अतः दो कथन असत्य है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो आसवन उपयोगी नहीं है। आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए एक रासायनिक तकनीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज या इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण हुआ कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड। किसी वस्तु के नमूने सेम है, ऊर्ध्वपातन होगा। मतलब हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ। तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेपथलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है? तो उपयुक्त में कोई नहीं।
कुछ कारक जैसे सांद्रता, ताप, दाब और प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। यानी कि सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक मीन्स की सांद्रता, ताप, दाब जो है ये प्रतिक्रिया की दर को, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जब मिलाया गया पदार्थ किसी अभिक्रिया की दर को कम कर देता है तो ऐसे पदार्थ को निरोधक कहते हैं। वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जबकि विष किसी उत्प्रेरक की सक्रियता घटा देते हैं। कौन सा उसमें छेपी प्रक्रिया है? तो इसमें हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा छेपी प्रक्रिया, यानी कि जब ये बनता है तो उष्मा रिलीज होता है, ये उष्मा छेपी हो गया। और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रक्रिया भी उष्मा छेपी प्रक्रिया हो गया, जबकि पानी का वाष्पीकरण ये उष्मा शोषी प्रक्रिया हो गया। और कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन भी उष्मा शोषी हो गया, यानी B2 और 3 उष्मा छेपी प्रक्रिया हो गया। ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण तथा बिना बुझे हुए के साथ पानी की प्रतिक्रिया उष्मा छेपी का उदाहरण है, जबकि पानी का वाष्पीकरण तथा कपूर का ऊर्ध्वपातन उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। विस्थापन प्रक्रिया में अभिकारक एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। कॉपर सिल्वर से अधिक प्रतिक्रियाशील है, अतः जब कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है। अतः AgNO3 विलयन और कॉपर धातु की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। कॉपर सोडियम से कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए यह सोडियम क्लोराइड के विलयन से सोडियम को स्थापित नहीं कर पाता है। कॉपर और सिल्वर दोनों ही आयरन से कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। संचारण के उदाहरण हैं तो लोहे पर भूरे रंग की परत बनना संचारण का उदाहरण है, नहीं तीनों होगा। तांबे पर हरे रंग की परत बनना भी संचारण का उदाहरण है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना भी संचारण का ही उदाहरण है। इसलिए यहाँ चैप्टर खत्म हुआ, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।